जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज का हमारा टॉपिक कुछ उस प्रकार का है जिसमें इस समय गांधी जी की जो स्थिति है वो बहुत चरम पर है। यूँ कहें कि बहुत अच्छी छवि में है गांधी जी, या यूँ कहें कि चरम पर है। कारण क्या था? चौरी चौरा घटना के बाद जिस प्रकार गांधी ने सहयोग आंदोलन वापस लिया, उसके बाद उनकी छवि गिरी थी। लेकिन 1924 के बाद गांधी जी ने पूरे भारत का जिस प्रकार भ्रमण किया, दांडी मार्च किया, पूरी घटनाओं का एक विवरण आगे चलेगा, उससे गांधी के एक उभरते हुए व्यक्तित्व के रूप में आगे आ रहे थे। एक आह्वान पे हज़ारों की भीड़ उनके साथ इकट्ठा हो जा रही थी। इसका मतलब था कि उभरता हुआ एक चेहरा के रूप में गांधी स्थापित हो रहे थे। और पैरेलल इनके एक व्यक्ति स्थापित हो रहा था, वो थे सुभाष चंद्र बोस। यानी दो व्यक्ति तो एक साथ आगे की ओर बढ़ रहे थे। दोनों की विचारधाराओं में अंतर था, परंतु दोनों के उद्देश्य एक थे कि माँ भारती को आज़ाद कराना। हम हमेशा कहा करते हैं माँ भारती को आज़ाद कराना, तो माँ भारती का अभिप्राय सिर्फ ये होता है कि हम भारतीय जिस मिट्टी में जन्मे हैं, इसको हम माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, चाहे वो फ्रेंच हों, चाहे वो पुर्तगीज़ हों, या फिर डेन हों, डच हों, जो भी हॉलैंड हो, जो भी लोग हैं, वो यहाँ पर आए, हमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आप यहाँ बस गए, इससे समस्या थी। दूसरा, हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, आप उससे समस्या थी। और क्या कहकर आप हमारे यहाँ बस गए थे कि ये लोग बर्बर लोग हैं, इन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, इन्हें विकसित किया जाए, इसका ठेका तुम ले रखे थे। अरे भाई, हमारे पास 5000 पुरानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसके तुम आसपास आज भी नहीं ठहरते। इसका मतलब है कि हम एक समृद्ध सभ्यता थे, लेकिन भारत में कुछ ऐसे गतिरोध उत्पन्न हुए कि हम आज इस स्थिति में पहुँचे। और सिर्फ एकमात्र गतिरोध है जो हम इतिहासकार के रूप में स्वीकार करते हैं, वो ये है कि हम अपने अपने राग, अपनी अपनी ढपली बजाने लगे। जब तक सामूहिक फाग गाते रहे, तब तक हमारे आसपास कोई नहीं आया। लेकिन जब से हम अपनी ढपली, अपना राग शुरू किए, तराना गाना शुरू किए स्वार्थ का, तब से हम विरूपण की स्थिति में पहुंच गए। और आज उसी विरूपण का एक उदाहरण आपके सामने हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पूरा कहानी लेकर आए हैं गोलमेज सम्मेलन की। ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा हमने जोड़ा है, और आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। कैसे आपको समझना है। अब इसकी पूरी पृष्ठभूमि पहले इस बढ़ाने से पहले कि गोलमेज सम्मेलन का क्यों आयोजन किया जाए, सबसे पहले तो हम गोलमेज सम्मेलन क्यों पढ़ें। इसे RTC भी कहते हैं, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दैट इज़ RTC। इस RTC में जो लोग भी आएंगे वो क्यों आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, गोलमेज का मतलब क्या होता है, और नंबर नेक्स्ट, सम्मेलन का मतलब क्या होता है। तो गोलमेज का शाब्दिक मतलब होता है, अगर आप देखें तो गोलमेज का शाब्दिक ऐसा होता है कि सेंट जेम्स पैलेस में एक रूम है जिसे उस समय के स्थान पर कहते थे जो किंग्सले हॉल। क्या नाम था? किंग्सले हॉल। वास्तव में ये वहाँ के महाराजा या महारानी का घर था, जिसे बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया किसके रूप में, सही सब उनका है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में। ठीक है, तो उन्होंने जब अपना घर शिफ्ट किया कि उसके बाद इसको हाउस ऑफ लॉर्ड, या यूँ कहें कि सेंट जेम्स पैलेस के रूप में, पहले इसका नाम था किंग्सले हाउस। क्या नाम था? किंग्सले हाउस। चलिए, तो सबसे पहले गोलमेज क्यों कहा गया कि इस गोलमेज में आप देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को बिठाने का प्रक्रम बनाना हो या सीक्वेंस बनाना हो, तो सबसे अच्छा प्रक्रम क्या है? अगर आप कोई एक टेबल ऐसे बनाते हैं और एक व्यक्ति यहाँ पर बैठता है, एक व्यक्ति यहाँ बैठता है, बाकी सब छोटी चेयरें यहाँ लगाई जाती हैं, इसका सेंस ये होता है कि ये दो व्यक्ति तो महत्वपूर्ण है, बाकी सब कोई वैल्यू नहीं रखते। ये मान लिया जाता है कि ये शीर्ष व्यक्ति होंगे। लेकिन राउंड टेबल में क्या होता है, जहाँ से आप शुरू करते हैं, सारे लोग ऐसे करके बैठे होते हैं, कोई किसी का न छोटा है न बड़ा है। यानी कि कुल मिला के यूँ कहें कि हम सबको बराबर प्रतिनिधित्व के रूप में देना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें राउंड टेबल। और दूसरा, आपने देखा होगा कर्वेचर में, वक्रता के सिद्धांत में, कि वक्र ही वो एक आकृति होती है जिसमें सेंट्रल से सबसे कम दूरियाँ होती हैं। वक्र का मतलब हुआ, अगर हम किसी क्लास को इस रूप में बनाएं, अगर क्लास की सीटें ऐसे अरेंज करें और यहाँ पर टीचर है, तो सबसे कम दूरियाँ होंगी। अगर हम इसे ऐसे कर दें तो सबसे कम दूरियों के कारण भी इसको राउंड टेबल के रूप में स्वीकार किया गया, ताकि एक दूसरे से बातें समझ सकें, एक दूसरे से इंटरेक्शन को एक दूसरे को बता सकें। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया गोलमेज सम्मेलन। और वहाँ पर कौन कौन था, क्या क्या था, पूरी कहानी जल्दी से सुनेंगे।
ये फैक्ट है, हर परीक्षा में आता है, इसलिए हमने उनको अलग कर दिया है। सबसे पहले वहाँ के आपसे पूछेंगे गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए, तो गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और इसकी कहानी हम आपको बहुत पहले सुना चुके हैं, पिछला वीडियो देखिएगा। क्या कहा था हमने, बिर्किनलैंड ने चुनौती दी थी और उस चुनौती का परिणाम नेहरू रिपोर्ट थी। ध्यान सुनिएगा, नेहरू रिपोर्ट और इरविन के दिमाग की उपज के कारण नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं करी गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी तो इसमें लागू हुई, वो भी स्वीकार नहीं करी गई। यानी दोनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हुआ और संवैधानिक चीज़ों पर यह माना गया कि नहीं, गलत है, आपकी चीज़ों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यानी नेहरू रिपोर्ट को क्यों भैया, हम आपस में भिड़ गए थे, आपको मैंने बताया था, डोमिनियन स्टेटस को लेकर और सांप्रदायिक निर्वाचन के स्थान पर सामान्य आरक्षण को लेकर लड़ाई हो गई थी नेहरू रिपोर्ट में, तो हम आपस में सफल नहीं हो पाए थे। और बिर्किनलैंड यही तो चाहता था और वो असफल भी हुआ। तो यही कारण था कि जब वो असफलता हुई तो असफलता में संवैधानिक मुद्दा कोई बचा ही नहीं, तो संवैधानिक मुद्दा सुलझाने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। अब बात समझ में आ गई। अब जब वहाँ गोलमेज सम्मेलन हो तो वहाँ कौन कौन है, तो वहाँ के जो राजा हैं, किंग हैं, उनका नाम है जॉर्ज पंचम। ध्यान रखिएगा, हर पेपर में यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, हम लोग पिज्ज़ा खाते हैं भाई इनका, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। और ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठा करते थे, सही शब्दों में कहा जाए तो वहाँ की राज्यसभा, आज की अपनी जो राज्यसभा है, वहाँ हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अपने यहाँ वैसे लोकसभा और राज्यसभा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में। मैंने आप पहले सब के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं टेबल ले लेके घूमें आज इस कमरे में उस कमरे में। तो सेंट जेम्स पैलेस में इसका आयोजन हुआ, जिसका पुराना नाम था किंग्सले हॉल, जो कि कहाँ है, लंदन में। और भारत का जो वायसराय था वो इरविन था। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और भारत सचिव बदलते रहेंगे। इस समय भारत जो सचिव है वो भारत सचिव कौन था, बिर्किनलैंड था। इतनी तक हम कहानी जानना, इतना फैक्ट हमारा जानना बहुत ज़रूरी होता। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी पृष्ठभूमि और गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को लेकर। अब होता क्या, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो गांधी जी एक पक्ष अपना रखना चाहते हैं, किसके सामने, इरविन के सामने, और इरविन अपनी रखना चाहता गांधी के सामने। ध्यान से सुनिएगा, गांधी और इरविन में आपस में झड़प हो जाती, और झड़प इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है। ध्यान से सुने रहिएगा। और जब एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं होते हैं तो दिल्ली में एक समझौता होता है, किसके बीच, गांधी जी के बीच और इरविन के बीच। क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। अब पहला गोलमेज सम्मेलन हो रहा 1930 में, और इस गोलमेज सम्मेलन के समय भारत में युद्ध छिड़ा, किसको, संवैधानिक चर्चा को लेकर। तो भारत से कांग्रेस तो जाने से रही, क्योंकि कांग्रेस की बात ब्रिटिश मान ही नहीं रहे। और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो इस कांग्रेस की हम चर्चा कर रहे हैं, ये आज वाली कांग्रेस नहीं, आज वाली कांग्रेस ई है, ये माने इंदिरा गांधी वाली, ये वो कांग्रेस नहीं। इसलिए कभी दिमाग में न पा लिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ये गांधी जी वाली कांग्रेस है, ये गांधी कांग्रेस नहीं, इसमें फूट पड़ी, आगे पढ़ाएंगे हम, और फूट पढ़कर ये बनी कांग्रेस ई का मतलब होता है इंदिरा गांधी, यानी ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है, ना कि रियल कांग्रेस। इसलिए उद्देश्य भी बदल गए। अभी दिखाता हूँ। अब 1930 में भारत में संवैधानिक मुद्दे को लेकर बहस चल रही, और उसी समय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता, कहाँ, लंदन में। उद्देश्य क्या था, अब क्यों आयोजित किया जा रहा, अच्छा गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित, ये तो उनका अप्रत्यक्ष था ना। प्रत्यक्ष क्या था, भारत में गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता, लगातार हो रहे आक्रमण, या यूँ कहें कि लगातार हो रहे विद्रोह, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होना और चरम अवस्था पर पहुँचना, तीनों लोगों को फांसी देने की प्रस्तावना तैयार करना, भारत में सैंडर्स की हत्या का होना, लाला लाजपत राय की मृत्यु होना, इससे ब्रिटिशर्स एकदम बौखला गए थे कि हाय अब तो भारत आज़ाद हुआ, अब हम उसको नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने एक नई चाल चल दी, जैसे बिर्किनलैंड ने चाल चली कम्युनल को लेकर, संप्रदाय को लेकर, है ना। उसी प्रकार इसने भी एक चाल चल दी ब्रिटिशर्स ने कि पहले कुछ भी करो, कांग्रेस को इस दरबार तक लाओ और हम यहाँ उनसे एक बार्गेनिंग कर लें, समझौता कर लें, ताकि भारत में इनको ऐसा मोटिवेट किया जाए कि भारत में काफ़ी दिन तक हम शासन कर सकें। तो पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है, कांग्रेस को निमंत्रण दिया जाता है, और कांग्रेस किक मार देती है कि हमें तुम्हारा समझौता स्वीकार नहीं है। और होता क्या है, ज़रा सुनिएगा, कि जब गांधी जी की 11 सूत्री मांगें नहीं मानी जाती हैं, उसी समय ध्यान से देखे रहिएगा, 1 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, यानी कि 2-2.5 महीने के संबंध में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। कहाँ होता है, सब पहले हम आपको लिख चुके हैं, सेंट जेम्स पैलेस में।
ब्रिटेन के राजा कौन है? जॉर्ज पंचम। प्रधानमंत्री रंजे मैकडोनल्ड। आयोजन स्थल सेंट जेम्स पैलेस। भारत का वायसराय एयरवेन। इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, हर एक में ही कॉमन होती जाएंगी। देखिए रहेगा, भारत सचिव बदलेंगे। ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है और उसमें कुल प्रतिनिधियों की संख्या 89 होती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, इन 89 लोगों में कोई हिंदू महासभा से है, कोई मुस्लिम लीग से है, कोई डिप्रेस क्लास एसोसिएशन से है, कोई सिख उत्थान से लेकर है, कोई एंग्लो इंडियन को लेकर है, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं है। और कांग्रेस जाएगी किस मुंह से? क्योंकि कांग्रेस से इरविन के समझौता ही नहीं है, या कांग्रेस से इरविन की बन नहीं रही, तो स्वाभाविक है क्यों जाएंगे भाई कांग्रेस। तो पहले में कांग्रेस शामिल नहीं होती है, और जो लोग शामिल होते हैं अपने स्वार्थ में होते हैं। अब जा सुन लीजिएगा, अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए और तीनों गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ एक मांग करी कि दलितों को आरक्षण दो, दलितों को आरक्षण दो और हमें अलग से सीटें अलाट करो। अब बताइए हिंदुओं में आरक्षण की आवश्यकता क्या थी? हम मानते हैं, हम सब मानते हैं कि दलितों के साथ नहीं सही किया गया, हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी वजह से अब हिंदुओं को बांट दो, ये कहाँ की राजनीति? हमें उसमें संशोधन करना चाहिए, हमें सुधार करना चाहिए, हमें समाशोधन करना चाहिए। अगर घर का एक भाई दारू पीता है, एक भाई गलत करता है, तो उसकी सज़ा पूरे परिवार को क्यों दे रहे हैं आप? हाँ, एक वर्ग ने, एक समाज ने उस वर्ग को निचला सबको समझा, दलित समझा, अछूत समझा, ये घृणित है। हम सब निंदा करते हैं और हम सब समर्थन करते हैं, हम सब बराबर होना चाहिए, हम सब बराबर हैं। ये सब खेल दिमाग का है और सब खेल निर्मित किया गया खेल था, उसे अब अस्वीकार करने देना चाहिए था। तो अम्बेडकर साहब अपनी मांग, मोहम्मद अली जिन्ना आप अच्छे जानते हैं 1906 से ही नरक वो रखा था, तो वो अपनी मांग लेकर गए कि मुस्लिमों के लिए आरक्षण, और उसका तो बाढ़ मिल ही चुका था। कहाँ से मिला? 1909 में मार्ले मिंटो में भैया उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन मिला था। और जब 1929 में साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट आई और उसमें इनको कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन के स्थान पर सामान्य आरक्षण लाया जाए, तो फिर जिन्ना छिटक चुके थे। दूसरा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सिखों को, ब्राह्मणों को अलग से आरक्षण दे रखा था। तो ब्रिटिशर्स तो अपने काम में चालबाजी से जीत ही रहे थे, और तुम और उसको घी का काम कर रहे हो। तो अंबेडकर साहब घी का काम किए क्योंकि वो दलितों के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, आप वर्ग के लिए लड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत को तो ना रिप्रेजेंट करो। दूसरा, हिंदू महासभा से जयकर और मुंजे टांग अड़ा के बैठे थे क्योंकि हम हिंदू वाले हैं, यानी सब प्रेजेंट थे 89 प्रतिनिधियों के साथ में। तो पहले में कुल 16 रियासतों ने हिस्सा ले। एक लाइन सवाल है, एंग्लो इंडियन की ओर से केटी पाल ने, एंग्लो इंडियन जानते होंगे, आपको पढ़ाए थे कि महिला भारतीय हो और पुरुष विदेशी हो और उससे उत्पन्न संतान क्या कहलाती थी? एंग्लो इंडियन। तो केटी पाल एंग्लो इंडियन थे, हिंदू महासभा से जयकर और पुंजे थे, सिखों का प्रतिनिधित्व तो सरदार पूर्ण सिंह कर रहे थे। सब लोग गोलमेज सम्मेलन में बैठे हैं, सम्मेलन प्रारंभ होता है और सम्मेलन तुरंत समाप्त ही हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, क्यों? सब अपनी अपनी मांगों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन में बैठा हुआ मैकडोनल्ड ये सोच रहा है कि इनसे कौन सी बात हमें करनी है। क्यों? इनमें से कोई भारत का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, कोई हिंदुओं का करता है, कोई मुस्लिमों का करता है, कोई सिखों का करता है, कोई एंग्लो इंडियन का करता है, कोई भारत का रिप्रेजेंट नहीं करता। और भारत का रिप्रेजेंट कौन करना था? कांग्रेस को। तो उन्होंने कहा, ध्यान रखिएगा, ब्रेसलैंड वहाँ का एक व्यक्ति था ब्रेसफोर्ड, उसने कहा था यहाँ हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अगड़े हैं, रियासतें हैं, सब हैं, मुझे इस राउंड टेबल में सब बैठे दिख रहे हैं, लेकिन कहीं भारत माता नज़र नहीं आ रही। और उनका भारत माता का इंसेंस था कि कांग्रेस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि भारत में जो कांग्रेस कहती वही होता। तो उन्होंने कहा यहाँ सब लोग मौजूद हैं लेकिन कांग्रेस उपलब्ध नहीं है, और कांग्रेस ही होगी, क्योंकि इनसे कुछ समझौता करने से कोई, क्योंकि ये समझौता करके चले भी जाएंगे तो इंडियंस जो पॉपुलेशन है, भारतीय जो जनमानस है, वो इनकी बात सुनेगा नहीं, वो तो गांधी की बात सुनेगा, वो बात सुनेगा कांग्रेस की। बात समझ में आई ना? तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए ये लोग, हमें गांधी को लाओ कैसे करके। अब ध्यान सुनिएगा, अब गांधी को लाना है, गांधी रसगुल्ला खिलाने से तो आने वाले नहीं, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, तो स्वाभाविक है कि बुरा लगने वाला कि गांधी आने को तैयार नहीं। इवन दैट चर्चिल तो कहता है ये नंगा आदमी, अर्धनंगा, ये यूँ कहें देशद्रोही, पागल, पता नहीं क्या क्या कहता है, अभी बता रहे उनको। अब क्या होता है, यहाँ दूसरा घटनाक्रम देखिए, यहाँ दूसरा घटनाक्रम क्या है
कि गांधी जी से समझौता करने के लिए, कि गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में आरटीसी में जाएं, उसके लिए गांधी जी लॉलीपॉप देता है कि इरविन समझौता करना चाहता है गांधी जी से। दिल्ली में गांधी जी को बुलाया जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, दिल्ली में गांधी जी को बुलाया जाता है। गांधी जी जाने से मना कर देते हैं, मैं क्यों करूँ समझौता, तुम्हें 100 बार गर्जो तुम समझौता करो, तुम आओ समझौता करने, हम नहीं जाएंगे। लेकिन दो लोगों के कहने पर, एक तेज बहादुर सप्रू और जयकर तो हिंदू महासभा से थे, जयकर और तेज बहादुर सप्रू के कहने पर गांधी जी समझाने पर, पेपर में आएगा प्रश्न कि किसके अनुमोदन पर या किसकी अनुशंसा पर गांधी जी गए थे, तो ध्यान रखिएगा वो थे जयकर और तेज बहादुर सप्रू। इन दोनों के कहने पर गांधी जी जाते हैं कहाँ, दिल्ली, किसके पास, इरविन के पास। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इरविन के गांधी जी से बहुत अच्छे संबंध थे, इरविन के गांधी जी के बहुत अच्छे संबंध थे। इवन दैट कोई भी अगर पोस्टल यानी पत्राचार का होता था किसी प्रकार का, तो गांधी जी को बुलाकर पत्राचार करवाया जाता था। किससे, इंडियंस की बात वायसराय तक पहुंचाने, भारत सचिव तक पहुंचाने के लिए गांधी जी का और इरविन का सहयोग लिया जाता था। तो इतने अच्छे से इरविन से समझा, लेकिन इरविन से समझौता गांधी जी नहीं करना चाह रहे थे। क्यों, गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी, इरविन ने उन्हें किक मार दी कि हमें चाहिए नहीं, तुम्हें कहा बकवास की बातें कर रहे। अब इरविन समझौता करना चाह रहा है। गांधी जैसे दिल्ली पर उतरते हैं रेलवे स्टेशन पर आनंद विहार में, वैसे ही वहाँ पर नवयुवकों की एक भीड़, जो पंजाब नवयुवक सभा जिसे PNS कहा जाता है, वो सारे लोग वहाँ पर गांधी को घेर लेते हैं, एकदम नवयुवक हैं, और सब एक मांग करते हैं। क्या, आप इरविन से मिलने जा रहे हो, इरविन से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, आप 3 बच्चों को बचा लीजिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, क्योंकि उनकी फांसी मुकर्रर हो चुकी थी फरवरी में ही। हुआ क्या कि गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि हाँ हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन किताबें ये लिखा करते हैं कि गांधी ने स्टेशन पे ही कहा था कि मैं गलत का सपोर्ट नहीं करूँगा, इन्होंने हिंसा करी है, इन्हें दंड मिलना चाहिए। ईमानदारी से बताइए कि हिंसा की थी या वास्तव गलत व्यक्ति को दंडित किया गया था। हाँ, मानते हैं कि अपने हाथ में कानून लेने देके, जब कानून वहाँ है ही नहीं तो निर्णय करने का फिर अधिकार हमारे पास आ जाता है। जब कोई संवैधानिक विफलता होती तो व्यक्ति अपने बचाव के लिए स्वयं प्रयास करता, पुलिस का इंतजार नहीं करता। तो स्वाभाविक थी कि गांधी जी ने इरविन से पहले ही कह दिया, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ कि उन्होंने गलत चीज़ के लिए इरविन से बात ही नहीं करी। एनीवे, फिर आगे आते हैं। गांधी जी इरविन आमने सामने बैठ रहे हैं, मित्र हैं, एक दूसरे से बात शुरू होती है। पहली बात गांधी जी रखते हैं, उधर से अनुमोदन आता है, दूसरी बात रखे अनुमोदन आता, तीसरी बात रखते हैं अनुमोदन, चौथी बात में अब कुछ नहीं होगा। क्या है सुने, गांधी जी पहली मांग रखते हैं कि जितने राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दो। राजनीतिक कैदी माने कोई धरना प्रदर्शन करने गया, उठा बंद कर दिया, कोई अपनी बात मांगने गया, आप बंद कर दिए, इन सबको रिहा कर दो। इरविन कहता दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1, शराब की दुकानों पर, असंवैधानिक स्थानों पर लोगों को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दो। इरविन कहता दैट्स इट, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। आपने जिन लोगों की ज़मीन जायदादें और रियासतें छीन ली हैं सूर्यास्त नियम के आधार पर, टैक्स न देने के आधार पर, अत्यधिक टैक्स लेने के कारण, ध्यान से सुने रहेगा, तो वो सब वापस कर दो। इरविन कहता दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। नमक पर जो टैक्स लगा रखा है वो ब्रिटिशर्स टैक्स नहीं लेंगे, इंडियन टैक्स लेंगे, या नमक कर से मुक्त कर दो। इरविन कहता दैट्स इट, ले जाओ, हमें कोई समस्या नहीं। अगला कहते हैं कि जितने भी हिंसक रूप में, ध्यान से सुनेगा, जितने भी लोग हिंसक रूप में जेल में बंद हैं, यानी हिंसा करने के कारण जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा कर दो। इरविन कहता अब कुछ नहीं, ये कौन सी बात हुई, मैं सब राजनीतिक कैदियों को रिहा कर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी भारतीय ने किसी ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुँचाया है या हत्या की है तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। किसकी ओर इशारा था, हमारी ओर इशारा था, नहीं भाई वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की ओर इशारा था, इनको नहीं छोड़ेंगे। और बातें मान लो, ध्यान से सुनिएगा। अगली मांग क्या है कि भारत में जिन भी सिपाहियों ने, ब्रिटिशर्स सिपाहियों ने भारतीयों पर अनाधुना लाठी चार्ज किया है, पिटाई करी है, उनको चोट पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वो कहता है ये कैसे संभव, हमारे सैनिकों ने जो भी किया वो संवैधानिक विफलता को नियंत्रित करने के लिए किया, इसलिए ये भी नहीं कर सकते।
यानी दो चीज़ों के अलावा इरविन ने सब मान लिया। मेरी बात समझ लीजिएगा, केवल दो बातें नहीं माननी कि जिन इंडियंस ने किसी ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंचाया है उसे हम रिहा नहीं करेंगे, इन द सेंस कि भगत सिंह को नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरा, जिन भी ब्रिटिशर सिपाहियों ने भारतीयों को, जैसे लाला लाजपत राय को मारा, आपने बहुत सारे क्रांतिकारियों को मारा, पीटा उनको, और आपके साक्ष्य हैं कि उन्होंने मारा है, तो आप उनको सज़ा दें। तो कहता नहीं, वो संवैधानिक विफलता कर रहे थे आप लोग, आप नुकसान पहुंचा रहे थे संविधान के लक्ष्यों को, इसलिए हमने दंड, ये सही था, इसमें कोई गलत नहीं था, इसलिए ये दो काम नहीं करेंगे। और फिर भी शाम होते होते, विडंबना सुन लीजिएगा, हो सकता है आप बुरा लग जाए, शाम होते होते गांधी जी किस आवेग में, किस आवेश में, किस परिवेश में, किस दृष्टिकोण से इरविन से समझौता कर लेते हैं। और यहाँ समझौता होता, उधर पंजाब में आग लग जाती कि गांधी जी ने, अगर मैं बता दूँ, गांधी जी का अगला दौरा पंजाब था। ये तो संयोग मानिए कि वो चले गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगर गांधी जी पंजाब गए होते तो छौन छोटे कर दिए जाते। इतना नवयुवकों में उबाल भर गया था कि गांधी गद्दार है, गांधी इरविन से मिल गया, उसने अपने को श्रेष्ठ साबित करना। इतनी गालियां गांधी को दे डाली लोगों ने। ये सब के सब नवयुवक थे जिन्होंने गांधी जी को नहीं स्वीकार किया। आप बात समझ में आई। और गांधी जी ने, इरविन ने रिक्वेस्ट किया कि आप सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में चलिए और अपनी बात वहाँ पर रखिए चल के। गांधी जी इस बात पर एग्री हो जाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है और सब इतिहासकार मानते हैं, गांधी जी का पड़ला बहुत भारी था और गांधी जी चाहते तो इरविन को कन्विंस कर सकते थे कि वो तीनों बच्चों को छोड़ दिया जाए। अब सुनिएगा, गांधी जी अभी कॉमन कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर नहीं आए हैं और शाम को इरविन और गांधी बैठे हैं। तो लास्ट टाइम, विडंबना देखिए, लास्ट टाइम इरविन गांधी से पूछता है। अभी मैं गांधी ही कह रहा हूँ क्योंकि गांधी जी बनाने में समय लगेगा। खैर, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं गांधी बन जाऊँ। गांधी के आगे जी लगाने के लिए थोड़ा सा रुकिए। 1942 के बाद बहुत अच्छा सम्मानित उनको शब्द मिल जाएगा। 48 तक तो भगवान के रूप में एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर गांधी इरविन से पूछता है, इरविन पूछते हैं गांधी जी से कि ये बताइए इन तीन बच्चों का क्या करना है। ठीक है, आप गोलमेज में चलने के तैयार हैं, सब ठीक है, इन बच्चों का क्या करना। तो गांधी कहते हैं, मेरी बात ध्यान सुन लीजिएगा, कीर्ति उठा पढ़ लीजिएगा। गांधी जी कहते हैं, हम तो थे नहीं ना, आप थे, इतिहासकार जो लिखते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो आपको उचित लगे। ईमानदारी से बताइए गांधी को क्या कहना चाहिए था। बच्चे हैं, हो गया, सैंडर्स ने लाला लाजपत राय की हत्या ली, वो कुंठा थी बच्चों में, हो गई, छोड़िए, बात ख़त्म करिए। लेकिन गांधी का स्टेटमेंट था कि आपको जो उचित लगे। तो इरविन को तो यही उचित लगेगा ना कि इनको निपटा दो, आगे बवाल ना करेंगे। और यहाँ पर दो पक्ष फिर मैं कह रहा हूँ। गांधी जी का प्रथम पक्ष ये था कि भारत में इनके जाने के बाद एक उबाल आएगा, एक आक्रोश पैदा होगा, जनमानस में एक नई जागरूकता आएगी स्वतंत्रता के लिए और भारत हो सकता है आज़ाद हो जाए। फर्स्ट। दूसरा हो सकता है कि गांधी जी को ये लग रहा था कि अगर ये तीनों सक्सेस हो गए या तीनों बच गए तो जिस तरह आज ये लोकप्रिय हैं जनता के बीच, भारत में 99% लोग तीनों को सहयोग कर रहे हैं, उसके बाद अगर ये हीरो हो गए तो डेड डेड डैश, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर हो सकते हैं। कौन सत्य है कौन असत्य है, चॉइस इज योर्स। तो यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई कांग्रेसी शामिल नहीं, कोई नहीं गया, लेकिन नेहरू जी पहुँच चुके हैं, सॉरी अम्बेडकर जी पहुँच चुके हैं, बहुत सारे 16 रियासतें पहुंच चुकी हैं, एंग्लो इंडियंस पहुंच चुके हैं, केटी पाल साहब, हिंदू महासभा जयकर सब लोग हैं, लेकिन भारत माता कहीं उपलब्ध नहीं है। ये फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के बारे में कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। 1931 में कराची में एक अधिवेशन होता है। ध्यान से सुनिएगा, कराची में जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वो अध्यक्षता करते हैं कौन? वल्लभ भाई पटेल। और उन वल्लभ भाई पटेल ने अनुशंसा करी कि जाइए गांधी जी, क्योंकि आप तो मैं पहले था कांग्रेस के जो भी अंतिम निर्णय होते तो उसे टाला नहीं जा सकता। तो गांधी जी को अनुशंसा की गई कि भाई ठीक है, आप भारत का पक्ष रखिए 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और आपको जाना चाहिए। गांधी जी एग्री कर जाते हैं और समय आता है कब? सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 का समय। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो चुका। आ गया मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और सितंबर 1931 में गांधी जी तैयार होते थे। कहाँ जाने के लिए? गोलमेज सम्मेलन में। जिस जहाज़ से जाना है गांधी जी का, उसका नाम है SS राजपुताना। ध्यान से सुनिएगा, जिस जहाज़ से गांधी जी को जाना है उसे SS राजपुताना। गांधी जी के साथ एक बकरी जाती है, कहानी ऑफलाइन क्लास में खूब सुना चुका हूँ। गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू जाती हैं, एनी बेसेंट जाते हैं। और एक यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, हो सकता है कई लोगों को इसमें बड़ा अजीब लगे कि SS राजपुताना से जाने के लिए अंबेडकर भी तैयार होते हैं। और कहा जाता है कि बॉम्बे से उन्होंने गोदी से बैठे थे उन लोग, एक उस कोने में एक उस कोने में, क्योंकि गांधी जी सुन नहीं रहे थे किसकी, अंबेडकर की, क्योंकि मांग कर रहे थे गलत तरीके से। दोनों एक दूसरे कोने में बैठे थे, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अंत में अंबेडकर जी जहाज़ से उतर जाते हैं और वो वॉइस ऑफ इंडिया नामक जहाज़ से जाने के लिए एग्री करते हैं। ध्यान सुन लीजिएगा, मेरी बात आपको किताबों में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कुछ मैं फैक्ट लाया हूँ जीवनियों से मिला करती। तो उसमें लिखा था कि अंबेडकर जी जाने को तैयार होते हैं, लेकिन उनका जहाज़ चेंज किया जाता है और वो जहाज़ था वॉइस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अंबेडकर जी का समर्थन करने के लिए उनके साथ कई दलित वर्ग के लोग तैयार हो गए थे जाने के लिए। ध्यान सुनिएगा। और गांधी जी ने सबको अपने जहाज़ से जाने से मना कर दिया था। कारण कि हम वहाँ पर जात धर्म संप्रदाय आज़ाद कराने नहीं जा रहे यार, हम उनसे भीख मांगने की नहीं जा रहे हैं, हम तो अपना पक्ष रखने जा रहे हैं कि हमें आज़ाद करो, भाग जाओ यहाँ से। और वहाँ जाकर तुम सिख अपनी मांग करेंगे, हिंदू अपनी मांग करेंगे, मुस्लिम अपनी मांग करेगा, एंग्लो इंडियन अपनी मांग। अरे यार, कोई भारत की बात तो करो चल के। अंबेडकर जी चिटक जाते हैं, जहाज़ से उतर जाते हैं। जो लोग अंधभक्त हों उनके लिए मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो लोग रियल हैं, आप बताइए क्या हिंदू में बंटवारा संभव था या अच्छा था? नहीं था। अंबेडकर जी हिंदुओं में बंटवारा चाह रहे थे कि दलित को अलग कर दो, और करवा ले गए। दिखाता हूँ, ये अच्छा नहीं था। हम मानते हैं कि गलत था, दलित वर्ग का शोषण नहीं करना चाहिए था, उसको सबको समाज को गले लगा लेना चाहिए था, उसके आगे बढ़ने मदद करना चाहिए था। भ्रांतियाँ दिमाग में सबके भरी थी, वो सही है, उन्हें सुधारा जा सकता है, लेकिन बंटवारा किसी चीज़ का समाधान नहीं होता। कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बताइए, क्या किसी बड़े राज्य को तोड़कर छोटे छोटे राज्य बना देने से उसका विकास हो जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, अगर रियल में आप पढ़ रहे हैं तो लिखिए कमेंट्स बॉक्स में कि अगर उत्तर प्रदेश के 5 छोटे छोटे राज्य बना दिए जाएं तो क्या ज़्यादा विकास होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? क्या हिंदू धर्म को, जो कि उस समय 90% कह लें धर्म की स्थिति है, उसको बंटवारा करना उचित था? ये बांट लेंगे तो अधिक ग्रोथ करेंगे। अरे आप 1909 में आप पार्लियामेंटों से मुस्लिमों को ले चुके हैं, और जब चुनाव होता है तो पंजाब से मुस्लिम लीग हार जाती है, जहाँ पर सर्वाधिक, आज पाकिस्तान जिसे कह रहे हैं उसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहते थे, उस क्षेत्र से मुस्लिम लीग हारी थी। बांग्ला जिसे पूर्वी बंगाल कहते हैं, वहाँ मुस्लिम लीग हारी थी। यानी मुस्लिम ही मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं करे, क्योंकि जाने तो चुट्टी है। अरे भाई, अगर मुस्लिम लीग मुस्लिम के क्षेत्र से लड़ रही है तो उसे जीतना चाहिए था ना, और वो हार रही है। इसका मतलब है मुस्लिम लोग भी जान रहे हैं कि मुस्लिम लीग गलत काम कर रही, गांधी सही कर रहे। अगर सही था तो उसे बहुमत से जीतना चाहिए था। बात समझ में आई ना? तो इसका मतलब है मुस्लिम लीग अपने उद्देश्यों में कहाँ सफल हुई थी। तो अम्बेडकर जी को मुस्लिम लीग के लक्षणों से देखे जाना चाहिए था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, एनीवे, हुआ गोलमेज सम्मेलन में वॉइस ऑफ इंडिया से अम्बेडकर जी चल पड़े, गांधी चल पड़े, और पहुँचते हैं कहाँ? लंदन में। और लंदन में समय है दिसंबर 1 दिसंबर 1931 का। पहुँचते हैं मैकडॉनल्ड, जो एकदम तैयार बैठा था गांधी का इंतजार करने के लिए, काफ़ी ऊंचाई पर। आपको अच्छे से पता है कि काफ़ी पत्थरों को काट कर ऊँचा पैलेस बना है, तो काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता था। तो विंस्टन चर्चिल उस समय वहीं पे था। तो वो जब चढ़ रहे थे सीढ़ियों पे, तो कहा करते हैं कि अर्धनंगा फ़कीर कौन आ गया, और उसे कहते हैं देशद्रोही फ़कीर है ये, या अंधा अर्धनंगा फ़कीर है। इसको इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं मैकडॉनल्ड को। लेकिन मैकडॉनल्ड जानते हैं, इसके एक बार आग्रह करने पर भारतीय ब्रिटिशर्स को काट फाट के ज़मीन में गाड़ देंगे, पता नहीं चलेगा। इतनी बढ़िया छवि थी गांधी की। अब बात समझिए, गांधी जी पहुँचते हैं, राउंड टेबल में बैठ जाते हैं। बड़ा विडम्बना देखिए, राउंड टेबल में बैठते हैं, और आपको शायद पढ़ के बड़ा बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है। यहाँ पर रमजी मैकडॉनल्ड बैठा है, और यहाँ पर गांधी जी बैठे हैं, और यहाँ पर अंबेडकर साहब बैठे हैं, हिंदू महासभा बैठी है, यहाँ पर एंग्लो इंडियन बैठे हैं, यहाँ पर सिख हैं, यहाँ पर अन्य जातियाँ, कुल मिला के ऐसे राउंड टेबल पर बैठे। अंबेडकर जी और गांधी जी अगल बगल थोड़ी दूर पर बैठे टेबल पर हैं,
कहा जाता है कि दो हिंदू बंटवारे के लिए पड़ोस में बैठकर इससे बंटवारा कर रहे थे। यूँ कहा जाए बिल्ली से रोटी बांटने का काम करवा रहे हो। गांधी जी से पक्ष रखता है कौन? रैमजे मैकडॉनल्ड, और वो कहता है कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो ब्रिटिशर्स अपनी मांगी आपको कह रहे हैं उनको आप मान लीजिए। नंबर 3, ये लोग जो मांग कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ये लोग जो मांग कर रहे हैं वो मान लीजिए। अब यहाँ मांग क्या है? हिंदू महासभा वो मांग कर रही है कि ये इसको एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाए, या यूँ कह लिए कि इसको स्वतंत्र हिंदू देश के रूप में स्वीकार कर लिया है। नंबर 1, सिख कह रहे हैं हमें प्रतिनिधित्व तो अधिक से और चाहिए, तो इतने से हमारा पूरा नहीं पड़ रहा है। तीसरा, वहाँ पर जो अन्य लोग बैठे हैं, मुस्लिम लीग बैठी है, वो कह रही कि हमें अलग से प्रतिनिधित्व चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, सीटें बढ़ाओ। अंबेडकर साहब बैठ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें दलितों के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग से सीटें चाहिए। यानी सब अपनी अपनी मांगों को मांग रहे हैं और गांधी जी मानने को तैयार नहीं है। और रैमजे मैकडॉनल्ड यही चाह रहा है कि ये सब इतना लड़ें कि यहीं फूट पड़ जाए और ये सफल हो जाएगा। इतनी फूट डाल दो यहीं राउंड टेबल पे कि भारत में गांधी जी वापस जाएं तो इनका सब हेर आ जाए, आपस में लड़ जाए। गांधी जी जब करीब कहा जाता है 6 घंटे डिबेट चलती है, गांधी जी सबसे लड़ाई लड़ते हैं। सबसे पहला सवाल आता है अंबेडकर जी का, ध्यान से सुनिएगा, जो जिनको लगा करता है कि चलिए देखते हैं कैसे। अंबेडकर जी पहला शब्द कहते हैं कि हमें डिप्रेस्ड क्लास को अलग से आरक्षण चाहिए। तो गांधी पड़ोस में बैठ के धीरे से अंबेडकर से कहते हैं कि ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो, हिंदुओं को आपस में मत बांटो, एक बार मुस्लिम बांट कर हम फंसा रहे, अब मत करो। तो अंबेडकर जी बेंच चेंज कर देते, अंबेडकर जी बेंच चेंज करके चले जाते हैं, रैमजे मैकडॉनल्ड उस पार जाके बैठते हैं। और ध्यान से सुन लीजिए कि बात क्या होती है। अब गांधी जी कह रहे हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी बात एक शर्त पे मान सकते हैं, वो क्या है कि भारत में आरक्षण हिंदू मुस्लिम का चल रहा है, चलने दीजिए, बाकी मैं आरक्षण कोई नहीं स्वीकार करूँगा। क्यों? मैं भारतीयों से वादा करके आया हूँ कि मैं उनके साख को बट्टा नहीं लगने दूंगा। और यहाँ पर सब जितने बैठे हैं अपने अपने उद्देश्यों से बैठे हैं, किसी को भारत की चिंता नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानता तुम्हारे सम्मेलन को गांधी उठ के चल देते। अंबेडकर जी नहीं चलते, मुस्लिम लीग जिन्ना साहब आगा खान नहीं जाते, स्वर्ण सिंह नहीं जाते, सारे लोग अभी बैठे हैं, गांधी उठकर चल देते हैं और बाहर आके प्रेस को देते हैं, मैं सम्मेलन में गया लेकिन भारत की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ध्यान रखिए, ये ब्रिटेन में कह रहे हैं, लेकिन अभी आके इंडिया में भी उनको यही कहना, और गांधी वहाँ पर छोड़ कर चले आते हैं। कुल मिला के अगर कांग्रेस नहीं सम्मेलन में, तो मैकडॉनल्ड का उद्देश्य इनसे बात करना थोड़ी था। उनका प्रतिनिधित्व जो भारत का प्रतिनिधित्व है रियल में, वो तो कांग्रेस कर रही थी। ये तो सब अपने स्वार्थ में वहाँ पर लगे थे, किसी का कुछ स्वार्थ था, किसी का किस स्वार्थ था। तो उन्होंने सबको भगा दिया कि तुम्हारे बैठने से कुछ नहीं होता है। जैसे किसी मंत्री का आपके यहाँ फंक्शन हो और जब तक मंत्री नहीं आता है तब तक बैठी हुई जनता एक से एक बेवकूफ़ों का भाषण सुन रही होती है, लेकिन मंत्री जी जैसे भाषण देकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं उसके बाद वहाँ कोई नज़र नहीं आता। तो जैसे गांधी जी वहाँ से हटते हैं, जितने ब्रिटिशर्स अधिकारी थे वो सब चले जाते हैं कि इनको चिल्लाने दो, ये तो आई इसीलिए, कितनी बेइज्जती करा के आए थे। वहाँ पर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उन्होंने अपनी बात बहुत दम से रखी कि महिलाओं की शिक्षा के लिए आपने कुछ नहीं किया, अब उनके लिए कुछ करिए। बिल्कुल सही था, क्योंकि महिलाओं मुख्य धारा में अभी भी नहीं थी। तो गांधी जी थे, सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, अंबेडकर जी थे, आगा खां थे, जिन्ना साहब थे, लेकिन कहीं पर भारत माता नहीं थी, क्योंकि भारत माता गांधी के प्रतिनिधित्व में वापस आ चुकी थी। तो पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दोनों क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। बात समझ में आ गई ना? और इसमें कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा, 31 प्रतिनिधियों ने कुल भाग लिया था। अब एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा, गांधी जी को किसने मनाया था गोलमेज सम्मेलन में जाने का? ध्यान सुनिएगा, गांधी को गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए मनाने वाले थे मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखिए, पेपर में आ चुका। गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए प्रोवोक करने वाले व्यक्ति थे कौन? मदन मोहन मालवीय। समझ में आ गया ना?
अब आते हैं किसमें, अगले चरण में। अब इस दौरान एक घटना घटती है, वो चलिए। जब वहाँ से वापस आते हैं गांधी जी और अम्बेडकर जी, और जैसे भारत आते हैं, गांधी कहते हैं कि मैं बॉम्बे उतरते हैं और कहते हैं मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन मैंने भारत माँ को इस सम्मान को बट्टा नहीं लगने दिया, इसलिए मैं तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू कर देता हूँ। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब फिर से शुरू होता है, अब बिरसा सखौरिया बैठे थे ना गांधी पे, तो रैमजे मैकडॉनल्ड एक चाल चल देता है और अम्बेडकर जी को प्रोवोक करता है कि तुम्हें मैं सीटें दे दूँगा, तुम्हें मैं सीटें दे दूँगा, तुम खाली अपनी मांग रखते रहो, अपनी मांग रखते रहो, अपनी मांग रखते रहो। अम्बेडकर जी भी समझ नहीं पाए उसकी चाल को। अब कहते हैं वो बहुत बहुत विद्वान थे। अब इस समय विद्वता का आकलन आप करिए कि क्या अम्बेडकर जी का ये मांग करना सही था, और अगर सही था तो भी तो सब सही है ना। तो हुआ क्या, अम्बेडकर जी फिर मांगे शुरू कर देते हैं किस चीज़ की, कि हम अलग से सीटें चाहिए, हम कुछ नहीं जानते, हमें दलितों को, डिप्रेस्ड क्लास को ऊपर उठाना है। और गांधी जी कह रहे हैं इनके लिए अलग करने की क्या ज़रूरत है, इन्हें गले लगा के क्यों ना आगे बढ़ा दिया जाए। और मैं आपको बता दूं, गांधी जी ने जितना अछूतोद्धार के लिए काम किया उतना अम्बेडकर जी ने नहीं किया है, लेकिन गांधी जी मजबूर हो गए अम्बेडकर के आगे। क्यों मजबूर हुए वो भी सुनिए। जैसे गांधी आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, बड़े नेताओं को टप 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 करके ब्रिटिशर्स पकड़ लेते हैं और उठा जेलों में ठूंस देते हैं, ताकि ये अपने आंदोलन को क्रियान्वित न कर पाएँ और भारत में संवैधानिक विफलता का स्तर आ जाए और कोई कुछ कर ना पाए। तो एक तरफ ये स्थितियाँ बन रही और दूसरी तरफ अम्बेडकर जी अपनी मांगों पे अड़े। तो गांधी जी को उठाकर यरवदा जेल पुणे में है, उसमें जेल में बंद कर दिया जाता है कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाएंगे, आप आक्रोश पैदा कर रहे हैं जनता के अंदर, संवैधानिक विफलता पैदा कर रहे हैं। गांधी को ठूंस दिया जाता है। गांधी जी, रैमजे मैकडॉनल्ड जब उनको कहता है अम्बेडकर को कि हम तुम्हें अलग से कम्युनल पंचायत बनाते हैं, तुम्हारे लिए हम अलग से आरक्षण दे रहे हैं, किसमें, जनजाति शेड्यूल कास्ट के रूप में, जिसे संविधान में वर्णित किया गया, तो उन्हें हम अलग से आरक्षण दे रहे हैं। गांधी जी को खबर मिलती, गांधी जी आग बबूला हो जाते हैं और जेल के अंदर ही अनशन में बैठ जाते हैं। अब यहाँ से उनका व्यक्तित्व ईश्वर के रूप में शुरू हो जाता है। वो बैठ जाते हैं और कहते क्या हैं कि मैं अपने जीते जी अपने भाइयों को अपने गले से अलग नहीं करूँगा, चाहे अम्बेडकर कुछ कर ले। और जैसे ही अनशन में बैठते हैं गांधी जी, वैसे ही कुछ ही समय बाद गांधी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती। तो ये समझाया जाता है एक अम्बेडकर जी को कि यार समझौता कर लो आपस में। कौन आएगा समझौता? फिर मदन मोहन मालवीय फिर समझौता करवाने के पक्ष में। किसके बीच? मदन मोहन मालवीय समझौता करा रहे हैं अम्बेडकर जी के बीच और गांधी के बीच। ना गांधी मानने को तैयार, ना अम्बेडकर मानने को तैयार। मेरी बात समझ लीजिएगा। किसी ने जाकर सूचना दी अम्बेडकर जी को कि गांधी हो सकता ना रह जाए, बहुत कमज़ोर हो जाए, मरणासन स्थिति में पहुँच गए। अम्बेडकर कहते हैं निपट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अलग से आरक्षण लेंगे। अंत में मदन मोहन भी जाते हैं किसके पास? गांधी के पास। उन्हें समझाते हैं कि आप एक समझौता कर लीजिए और इन्हीं बिंदुओं पर समझौता कर लीजिए। तो गांधी जी मदन मोहन मालवीय के कहने पर समझौते को तैयार हो जाते हैं और वो डेट आती है 20 सितंबर 1932। इस दिन गांधी जी अनशन पर बैठते हैं और 26 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। इसी समझौते को पूना समझौता या गांधी पैक्ट या पूना पैक्ट या गांधी अम्बेडकर पैक्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक समझौता हुआ कि अब जो आपको आरक्षण मिलेगा, ध्यान सुनिएगा, अगर 50 सीटें हैं हिंदुओं की तो हिंदुओं में से 7 सीटें आप ले लो। समझ लीजिए मेरी बात। हिंदुओं में आरक्षण मिलेगा, आप चाहो कि अलग से आरक्षण मिलेगा तो नहीं मिलेगा। खैर अम्बेडकर जी इस बात को मान लेते हैं कि चलो हिंदुओं की सीट, क्योंकि वो हिंदुओं के ही तो भाई हैं यार, इनको अलग क्यों कर रहे हो, इनको एक ही में रखो। और यहाँ पर भी एक कंट्राडिक्शन समझ लीजिए। जहाँ से अम्बेडकर साहब चुनाव लड़ते हैं वो सब जगह हार जाते हैं। जिन भी जगहों से वो चाहते हैं कि बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करके मिलेंगे, सबसे हार जाते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय भी नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो। 41 की बजाय 147 सीटें गांधी जी ने दी अगले चुनाव के लिए। और इस प्रकार गांधी जी के बीच और अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है, जिसे हम पूना समझौता कहते हैं। कब? 26 सितंबर 1932 को। ध्यान सुनिएगा, 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हो, इसे पूना पैक्ट गांधी समझौता का। और किसके द्वारा किया जाता है? इसमें मदन मोहन मालवीय की सबसे बड़ी भूमिका होती है और उन्हें हिंदुओं की सीटों में से आरक्षण दे दिया था।
घटना है दिसंबर 2016 की। मुझे याद है मैं लौट रहा था लखनऊ से, तो चारबाग स्टेशन के पास एक बड़ी होर्डिंग लगी थी। एक होर्डिंग पे लिखा था आरक्षण हटाओ देश बचाओ, एक तरफ लिखा था आरक्षण हटाओ देश बचाओ, और दूसरी तरफ लिखा था, दूसरी बगल में एक नीली होर्डिंग थी, और एक आप अच्छे जानते हैं कैसी होर्डिंग रही होगी। नीली होर्डिंग में लिखा था कि आरक्षण खैरात नहीं है, ये गांधी जी ने हमें पूना समझौते में दिया था। ये खैरात नहीं है, तुम हमको आरक्षण दे रहे हो, ये हमारा अधिकार है जो हमें गांधी जी देकर गए थे पूना समझौता से। तो उसमें लिखा था आरक्षण हमारा अधिकार है, हमारे ऊपर उपकार नहीं। बीच ब्रैकेट में लिखा था पूना समझौता। अगर आप पढ़े लिखे होते तो वहीं पे दोनों कहानियाँ सामने दिख जाती। एक तरफ दिख जाती आरक्षण हटाओ देश बचाओ, एक तरफ लिखा था पूना समझौता हमारा अधिकार है, हमारे ऊपर उपकार नहीं। इसका मीन्स है गांधी जी नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं चाहते थे। एक बीज बो दिया गया और उसी समय गांधी जी से एक गड़बड़ हुई। उन्होंने एक पत्रिका निकाली 1933 में जिसका नाम था हरिजन, वो साप्ताहिक पत्रिका थी, नोट कर लीजिएगा। इस हरिजन पत्रिका में पहली बार इस वर्ग को, पिछड़े वर्ग को हरिजन कहा गया, जिसका मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ और आपको भी होना चाहिए। हरि माने ईश्वर, जन माने पुत्र, ईश्वर के पुत्र। तो जितने दलित वर्ग हैं वो ईश्वर के पुत्र हैं और बाकी सब डैश 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 हुंगड़ू पुंगड़ू के पुत्र हैं। गलत, आपको इंटरप्रेटेट करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हीं को बात को संविधान में एससी के रूप में, शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में स्थान दिया गया। बहुत गलत था ये। हम ये मानते हैं कि भारत में कुरीति थी, ये हम मानते हैं कि वो दबे स्तर पे थे, लेकिन उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, उनका विभाजन का नहीं काम करना चाहिए। शिक्षा का स्तर ऊंचा करिए, उनको नौकरी दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, एक समान आगे बढ़ाइए, कोई समझौता नहीं करना चाहिए था, लेकिन भाई को नहीं बांटना चाहिए था। लेकिन 1932 में एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट, जिसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। किन बिंदुओं पर हुआ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें मोहरा किसको बनाया गया? अंबेडकर साहब को। किसके द्वारा मोहरा बनाया गया? आप अच्छे जानते हैं, ब्रिटिशर्स ने एक चाल चली थी। आगे मेरी बात समझ में। ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन की पूरी कहानी रही, चाह कर भी सफल नहीं हुआ। ये कैसा रहा? असफल रहा। चले अंतिम आते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू होता है कब? 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932, ठंडियों में ही मोस्टली हुआ करते थे। जब ये सम्मेलन होता है तो इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। पहले में 89, दूसरे में 31 और इसमें 46, कुल मिला के 46 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अंबेडकर साहब फिर मौजूद हैं इसमें। वहाँ पर मैंने आपको बताया था ब्रिटेन में उपचुनाव होना था, मैंने इसकी कहानी जब सुना, चुनाव होने जा रहे थे, तो वहाँ पर दो पार्टियाँ थी। एक थी कौन सी? कंजर्वेटिव पार्टी, हमने कल पढ़ाया था आपको नेक्स्ट पिछले वीडियो में, और दूसरी थी लेबर पार्टी। ध्यान से सुनिएगा। और मैंने आपसे कहा था कंजर्वेटिव पार्टी का उस समय शासन था और इरविन चाह रहा था कि अगर पार्टी उसे लग रहा था कि हम हार जाएंगे, और हार भी गए, और अगली सत्ता किसके पास आ गई? लेबर पार्टी के पास। यही तो उनको डर था, और लेबर पार्टी ने इसमें समझौते से अपने को विड्रा कर लिया। यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में लेबर पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो गलत चीज़ का समर्थन नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे भारत को अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए। साथ ही लिथगो की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और उसने एक श्वेत पत्र जारी किया, व्हाइट लेटर, उसने एक श्वेत पत्र जारी किया लिथगो ने। ठीक, कांग्रेस भी इसमें शामिल नहीं है, लेबर भी पार्टी शामिल नहीं, यानी कि कुल मिला के सम्मेलन बकवास की बात था। वहाँ पर एक श्वेत पत्र जारी करता कौन? लिथगो। ध्यान सुनिएगा, लिथगो। और ये कहता क्या है? एक पत्र जारी करता, उस पत्र में लिखता है 3 अगस्त 1935 को, ध्यान रखिएगा, 3 अगस्त 1935 को ये स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीयों ने जो एक संवैधानिक प्रारूप की रचना की है उसे संशोधित कर दी जाए। अगर संशोधित नहीं देते हैं तो भारत में एक बड़ा विद्रोह फिर तैयार हो जाएगा गांधी के नेतृत्व में। मेरी बात समझ में आ रही होगी। बात 1932 के बाद 3 वर्ष यहाँ पर राजनीतिक शून्य का समय काल है, क्योंकि इस समय सुभाष चंद्र बोस चरम पर पहुँच रहे, गांधी जी भी चरम पर पहुँच रहे। ध्यान समझ लीजिएगा। 1935 से 3 अगस्त 1935 को लिथगो एक श्वेत पत्र जारी करता और कहता कि अब भारतीयों की जो सहमति थी
उसे क्या कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। और इसी के बाद भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 बनाने की अनुशंसा मान ली गई। क्या आ गई, भारत शासन अधिनियम 1935। तो हम चले थे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत से लेकर गोलमेज सम्मेलन क्या है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन तक आए, सारी बातें हमने तो अब तक पहुंचा दी। अब अंत में कहाँ पर जाकर छोड़ा, 3 अगस्त 1935 को निर्णय लिया गया कि भारतीयों द्वारा संवैधानिक प्रारूप की जिसकी नेहरू प्रस्ताव था उसमें जो भी बिंदु थे उनको क्या किया जाए, उनमें कुछ और जोड़कर भारत शासन अधिनियम रेगुलेशन एक्ट इंडिया उसको क्या किया जाए, भारत में लागू कर दिया जाए। तो ये था पूरी कहानी गोलमेज सम्मेलनों की, शामिल होने वालों की, न शामिल होने वालों की, समर्थन करने वालों की, विरोध करने वालों की। तो ये पूरी कहानी थी गोलमेज सम्मेलन की। मुझे उम्मीद है अब गोलमेज सम्मेलन आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। और अगर आप भूलते हैं तो वीडियो फिर से देखिएगा, और आप बिल्कुल भूल जाते हैं तो कोई और काम करा जाए, फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह था हमारा टॉपिक। तो अगला टॉपिक अपने आप जान गए क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। कल आप तैयार करिएगा, उस पर फिर हम आगे बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या रहा। तो अब हम एक एक करके एक एक बिंदु को लेकर चल रहे हैं। 12 वर्ष का इतिहास और बचा है, उसके बाद कुछ किसान विद्रोह, कुछ सैनिक विद्रोह, और उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। जो बचेगा हम एक एक करके आपको पहुंचा देंगे। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल आज इतना ही। जय हिंद।